नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूपी पर। दोस्तों, जैसा कि पता है कि 2024 का जो पीईटी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने भी शुरू किया है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, यानी कि पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम। हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं और ये सीरीज़ जारी रहेगी। जो आपका 2021 का, 2022 का और 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीके के क्वेश्चन हैं 50, वो हम लेकर आएंगे आपके लिए हर लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम लेकर आए हैं 2021 का जो आपका शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और पैटर्न क्या रहा है एग्ज़ाम में, उसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम। ठीक है, और ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं 2024 और 2025 के लिए भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये हमारा सेट जो ए है, बुकलेट ए का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ मैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो पैटर्न में क्या है, आपका इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो नंबर होते हैं 10 नंबर का। ठीक है, आपका ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर हो गया आपका जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये जीके का यहाँ पे हो गया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है 10 नंबर का करंट अफेयर, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। ठीक है, देन जनरल अवेयरनेस, इसमें स्टैटिक जीके भी आ जाता है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो ये आपके हो गए कितने, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो कितने हो गए आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी कि जो जीके का जो सेक्शन है, सेगमेंट है, उसका वेटेज 50% है। बाकी का 50% क्या है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है एंड इंग्लिश है। ठीक है, तो उसको हम नहीं टच करेंगे, हम जीके वाला सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि 2021 में 23 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट का बुकलेट नंबर ए का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, इनको जिस क्रम में, जिस एज में इन्होंने रूल किया इंडिया पर, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनसे पूछा गया है। तो क्या है आपका, शेरशाह सूरी है, अकबर है और आपका अलाउद्दीन खिलजी एंड इल्तुतमिश, 4 शासक दिए गए। इनके बारे में क्रम पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से सॉल्व करते हैं। आपका शेरशाह जो सूरी है, वो आपका, इसका जो शासन करने की जो अवधि है, वो 1540 से 1545 के बीच। ठीक है, 5 वर्षों तक शासन किया और इसने हुमायूं को हराया था। ठीक है, अकबर के जो पिता थे, हुमायूं को हराया और हुमायूं को निर्वासित कर दिया भारत से, और हुमायूं को भागना पड़ा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। देन आता अकबर का शासन। अकबर का शासन आपका 1556। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 से आपका 1605 तक अकबर का शासन रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो 1296 से 1296 से 1316 तक आपका अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। और चौथे नंबर पे आता है आपका इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है। और गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, इस पे एक कहानी है कि मोहम्मद गौरी
ने जब तराइन की जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा करता है, जिसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो जाती है 1206 में। ठीक है, कब हो जाती है? 1206 में, ध्यान रखिएगा। देन क्या होता है, मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम थे जिनमें उसका जो पूरा साम्राज्य है वो बांट दिया जाता है, और जिसमें जो दिल्ली का जो क्षेत्र था वो मिलता है किसको? वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम होता है वो होता है कौन? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? आपका इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक है, गुलाम गुलमा इस तरह से बोलते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए थे उस हिसाब से, और इल्तुतमिश ने यहाँ पर टका और जीतल नामक सिक्के भी चलाए। ठीक है, इस पे हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो हमारा सेकेंड। पहले कौन आया? इल्तुतमिश। देन दूसरे नंबर पे आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे नंबर पे शेरशाह सूरी, और चौथे नंबर पर आता है आपका अकबर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से संत छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके समकालीन कौन से संत थे? तो जो संत तुकाराम जी थे वो शिवाजी के समकालीन थे, और ये 17वीं शताब्दी के संत थे, और ये भक्ति परंपरा के संत थे। और भक्ति परंपरा कौन सी थी? आपकी बरकरी। ठीक है, ये बरकरी भक्ति परंपरा थी जो महाराष्ट्र में फली फूली, और उस भक्ति परंपरा के संत थे तुकाराम जी, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की। चैतन्य महाप्रभु, ये आपके वैष्णव संत थे, और जो नामदेव जी हैं ये भी आपके मराठी संत थे। ठीक है, और ये आपके विट्ठल स्वामी के भक्त थे। ठीक है, किसके भक्त थे? विट्ठल स्वामी के। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि जो शंकराचार्य जी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, ये हमारे शंकराचार्य जिन्होंने आपके 4 मठों की स्थापना की। कितने? 4 मठों की। कौन सा? आपका जोशी मठ, जोशी मठ। ठीक है, आपका द्वारिका। ठीक है, आपका श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी मठ जो कि आपका कर्नाटक में था, और पुरी। चारों दिशाओं में, पुरी मतलब उड़ीसा में है, तो चारों दिशाओं में इन्होंने मठ की स्थापना की, 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। और इन्होंने एक दर्शन की व्याख्या की जिसको बोलते हैं अद्वैतवाद। क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो तुकाराम जी हैं। ठीक है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन संत तुकाराम जी थे, और ये बरकरी संप्रदाय के प्रतिपादक या संत माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात की गई कि कौन था। दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रही है। एक था आपका बंगाल का गवर्नर। तो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर होते थे, मुंबई के या बॉम्बे के गवर्नर होते थे, आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके भी गवर्नर होते थे। लेकिन बाद में ये पद जो सृजित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया और एक पद का सृजन किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जब बंगाल का गवर्नर जनरल आया तो बाकी के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए। ठीक है, लेकिन बाद में आपका 1833 में 1833 में एक एक्ट और आया था। ठीक है, जिसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। देन 1858 में भी एक एक्ट आया। ठीक है,
जो क्रांति हुई, क्रांति के बाद भी एक एक्ट आया और उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी के टाइम पे आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था और इसी के टाइम पे जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, जो लॉर्ड क्लाइव था ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं था और ये 2 टाइम था। आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, इसके बाद ये 61 तक रहा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। देन आपका बक्सर का युद्ध जब हुआ 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, देन इसके बाद भी ये 2 साल के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन का लगभग जो काल था 1876 से 80 के बीच में। लॉर्ड लिटन जो था बहुत ही विवादास्पद गवर्नर था। विवादास्पद गवर्नर नहीं, वायसराय ऑफ इंडिया था उस टाइम पे। ठीक है, और इसी के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें क्या किया गया था, जो स्थानीय भाषाओं के अखबार थे, पत्र पत्रिकाएं थी, उन पे क्या कर दिया गया, वैन लगा दिया गया। यानी कि आप अगर सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या इस तरह का लेख लिखते हैं तो आपकी पूरी प्रेस ही जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, और इसी के टाइम पे सेकेंड अफगान युद्ध भी हुआ था, अफगान युद्ध भी हुआ था। लेकिन इसके बाद लॉर्ड रिपन का काल आता है आपका 1880 से 84 के बीच में। ठीक है, और रिपन जो था, रिपन ने जो एक्ट पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिख देते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको रिपील कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में उस टाइम पे। और इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो तिलक जी थे, तिलक जी को पहली बार जेल हुई थी कुछ महीनों के लिए। ठीक है, उन्होंने एक लेख लिखा था और उनको जेल हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन आया तो उसने इसको निरस्त कर दिया। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक और चीज हुई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण और भी चीज हुई थी। ये एक बिल लेके आए थे, इलवर्ड बिल। ठीक है, इलवर्ड बिल ये आया था आपका 1882 में। ठीक है, 1882 में, जिसमें क्या हुआ था, अभी तक क्या होता, जितने भी यूरोपीय लोग होते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, उनकी जो कार्रवाइयाँ होती थी, अदालती कार्रवाइयों में उनको जो सुनने का अधिकार था वो कोई इंग्लिश जज ही सुनता था, भारतीय जज उसको नहीं सुन सकते थे या सजा का प्रावधान नहीं कर सकते थे। लेकिन इलवर्ड बिल में क्या हुआ कि जो भारतीय जज थे वो भी अंग्रेजों के मामलों को सुन सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और बाद में अंततः इस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने चीजें देख ली हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता से संबंधित है किससे, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। तो चरक संहिता जो है आपकी चिकित्सा, मेडिसिन से संबंधित है, आपके मेडिसिन से संबंधित है। जो महर्षि चरक थे उन्होंने इसकी रचना की थी और उन्होंने कई ज्यादा, आयुर्वेद से संबंधित है, आप एक तरह से इसको मान सकते हैं। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या था, सुश्रुत संहिता, ये शल्य चिकित्सा पे संबंधित था, आपका शल्य चिकित्सा। और जो चरक संहिता था वो ग्रंथ किस पे था, वो आयुर्वेद से संबंधित था। ठीक है, तो सुश्रुत ऋषि जो थे उन्होंने शल्य चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी और वो पहले सर्जन माने जाते हैं इंडिया के, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले सर्जन सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। तो बिल्कुल ये कलिंग का युद्ध हुआ था और यहाँ पर युद्ध से मोह भंग हो जाता है सम्राट अशोक का, और वो क्या करता है,
धम्म अपना लेता है, ठीक है, धम्म का पालन करता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है और कभी भी तलवार ना उठाने का वचन लेता है, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी किसकी, अहिंसा की, अशोक ने, ठीक है। ये सही है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, ये भी बिल्कुल सही है। शक संवत की शुरुआत होती है, ध्यान रखिए, दो संवत है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत जो था वो आपका 56 ईसा पूर्व शुरू होता है, ये है आपका शक संवत। और ये किसके समय शुरू होता है, आपका कनिष्क, जो कुषाण शासक था, इसने शुरू किया था शक संवत। तो विकल्प 2 है वो भी हमारा सही मैच्ड है। फिर आता है 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत, ठीक है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। 622 ईस्वी के आसपास जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, और जब मदीना की यात्रा करते हैं तो वहां उनका स्वागत होता है, और इस यात्रा को क्या बोलते हैं, हिजरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिजर बोलते हैं। और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसको बोलते हैं आपका हिजरी कैलेंडर। और यहीं से मुस्लिम युग की शुरुआत हो जाती है, और ये पहली बार यात्रा करते हैं अपने अनुयायियों के साथ। तो ये भी विकल्प सही है। चौथा विकल्प क्या बोलता है कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो ये विकल्प जो है ये गलत है हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1709 में ना होके 1707 में ही इसकी मृत्यु हो जाती अहमदनगर में। कहा, अहमदनगर कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में, और 3 मार्च का दिन था, ठीक है, 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसकी काफी एज हो गई थी, 80-85 साल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके जो बालक थे, इसके जो शहजादे थे वो भी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके थे, 50-70 साल के एज हो चुकी थी जब इसके बच्चे लोग ताज पर बैठे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो वेरी इजी सवाल है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय या पहले एशियाई व्यक्ति थे, ठीक है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो था, ब्रिटिश जो संसद थी, उसमें चुना गया था इनको, आई थिंक 1892 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1892 में इनको चुना गया था। और ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे, और सेकेंड टाइम में आपका 1886 में, 1886 में ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कैसे थे, पारसी थे, धर्म इनका क्या था, पारसी थे, ठीक है। WC बनर्जी जो थे उन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जो फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता कांग्रेसी थे, ठीक है, और ये नरम दल के नेता थे, ठीक है, नरम दल के नेता, नरम दल के जो नेता थे उनमें फिरोज शाह मेहता का भी नाम आता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि कांग्रेस की प्रतिगामी संस्था मानी जाती है। कांग्रेस से पहले ही इन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाद में इन्होंने उसका विलय कर लिया, किसमें, कांग्रेस में विलय कर लिया, और ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपका 1885 में, ध्यान रखेंगे, 1885 में किसने की थी, कई सारे सदस्य थे, लेकिन O.A. ह्यूम जो थे, O.A. ह्यूम जो ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सा अधिवेशन होता है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किसने की, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनको जरूर याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है कि
1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? होम रूल लीग आंदोलन की बात हो रही है, तो तिलक और एनी बेसेंट, क्या उत्तर हो जाएगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होती है। और ये 1916 में ही शुरुआत होती। कब? 1916 में। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, इसके बाद 2-4 महीने बाद एनी बेसेंट शुरुआत करती है। दोनों के अपने अपने टारगेट एरिया थे। ठीक है, कुछ लोग महाराष्ट्र और जो आपका सेंट्रल प्रोविंस था वहां सीमित थे, और रेस्ट ऑफ जो इंडिया था वहां पे एनी बेसेंट थे। जो लोकमान्य तिलक की जो होम रूल लीग थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे था? आपका पूना में। कहाँ पे था? आज का जो पुणे है। एनी बेसेंट का जो मुख्यालय था वो आपका मद्रास में था। कहाँ था? आपका मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मद्रास में था। ठीक है, दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, थोड़ा अंतर था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि होम रूल लीग की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो इधर ब्रह्म समाज, ठीक है, इधर संस्थाएं हैं और इधर उनके प्रतिपादक या संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे? ब्रह्म सभा। ठीक है, पहले इसको ये आपका 1829 के करीब, 1829 के करीब इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म सभा के रूप में। तो पहले का हमारा क्या है? 3। पहले का 3 कहाँ पे? इधर तीनों में है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? रामकृष्ण मिशन। आपको पता ही होगा रामकृष्ण जो थे वो किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जो बी का एक यहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो सी का 3 आपका कहाँ पे है? बी का 1 आर्य समाज। सी का 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के प्रतिपादक कौन थे? आपके ज्योतिबा फूले। तो डी का क्या हो जाएगा? 5। डी का 5 हो जाएगा आपका। सॉरी, ये आपका फर्स्ट का क्या था? आपका 3 राजा राम मोहन राय, और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा थर्ड वन इज राइट आंसर। ठीक है, तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती, यानी कि सी का 2। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले या ज्योतिबराव फुले, इनको ज्योतिबा फुले भी बोला जाता है, और इन्होंने दलित उत्थान के लिए काफी काम किया। ठीक है, और अंबेडकर जी इनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया आपका महात्मा गांधी ने, जब आपका अगस्त क्रांति शुरू हुई। ठीक है, कब शुरू हुई? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को जब अगस्त क्रांति शुरू हुई, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया, करो या मरो। लेकिन इसको गढ़ने वाला कोई और व्यक्ति था। ठीक है, कौन था? पता लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर आपका 10वां। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो समझ लेते हैं। 1938। ठीक है, 1938 में क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन अगली ही साल 1939 में फिर से वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, मैदान में उतरते हैं, और उनके अपोजिशन में थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के सपोर्टर थे।
तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस में गर्म दल के जो नेता थे या थोड़े लेफ्ट वाले जो नेता थे उनका ज़्यादा, जैसे नेहरू हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनका थोड़ा ज़्यादा आविर्भाव हो चुका था। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो 1939 में भी आपके जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी वो इनको सहयोग नहीं देती है, और गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा चुनाव लड़ें और जीतें, क्योंकि गांधी जी उतना पसंद नहीं करते थे गरम दल के लोगों को। तो ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने। इसी के चलते क्या हुआ, 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और अपनी एक नई पार्टी की स्थापना करी, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। जब इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देने के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको प्रस्तावित किया गया कि आप अब अध्यक्षता करो कांग्रेस की, ठीक है। इनको चुना गया बाद में, ठीक है। तो तीसरा जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर है? तो ये कहाँ है आपका, चेनाब नदी पर। दोस्तों पता है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यानी कि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, जिसमें जो पश्चिमी 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, और पूर्वी 3 नदियां चिनाब, रावी एंड ब्यास, ठीक है। तो एक संधि हुई थी 1960 में, सिंधु समझौता, ठीक है, इंडस वैली ट्रीटी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के जो पश्चिमी नदियां हैं 3, उनका 80% पानी का जो यूज है वो पाकिस्तान करेगा, और जो ईस्ट की नदियां हैं 3, उनके 80% पानी का जो प्रयोग है वो भारत करेगा, बाकी 20% पाकिस्तान करेगा। तो जो चेनाब नदी पर जो है सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, ये बना हुआ है और कभी कभी विवाद का विषय भी रहता है, पाकिस्तान इस पे ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है। तो कहाँ बना हुआ है, चेनाब पे। अब ये उस टाइम पे जरूर ये न्यूज में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। तो न्यूज में कोई भी प्लेस रहता है या कोई भी जगह रहती है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर जो पढ़ें, करंट अफेयर को आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से मैच करके पढ़ें, उनको कंपेयर करके पढ़ें कि इसका ज्योग्राफिक स्वरूप क्या है और इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या है किसी भी स्थान या किसी भी न्यूज का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है कि वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस, यानी कि बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव कब होगा, तो बसंत का महीना कब आता है आपका, मार्च में। तो जो 21 मार्च का जो समय है वो आपका बसंत विषुव होता है, और इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो आपका 0 डिग्री की जो इक्वेटर लाइन है इस पे आपके सीधी पड़ती हैं, और दिन और रात बराबर होते हैं लगभग लगभग, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका शरद विषुव भी होता है। शरद विषुव आपका सितंबर में होता है, लगभग 23 सितंबर के करीब, और यहाँ पर भी आपका जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है तब ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी आपका दिन और रात बराबर होते हैं। अब आती है एक शब्द और सुना होगा आपने, ये हो गया विषुव। अब हो गया अयनांत, ठीक है। अयनांत मतलब आपका सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत और इसको बोलते हैं शीत अयनांत। तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कभी दिन बराबर होता है, रात छोटी होती है सबसे, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, कर्क रेखा पर, और ये स्थिति होती है आपका 21 जून, ठीक है, 21 जून के आसपास, और इसलिए इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, ठीक है, समर सोलिस्टिस में, ठीक है, या आप हिंदी में बोले तो ग्रीष्म अयनांत। लेकिन विंटर सोलिस्टिस क्या बोलेंगे इसको, शीत अयनांत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है लगभग 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर के करीब
यहाँ पे क्या होता है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका मकर रेखा, ठीक है, कैंसर ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी रेखा जो है वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और आपका दिन छोटा होता है, ठीक है, और रात जो है माफ कीजिएगा दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है। लेकिन इस दिन क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम इंडिया वाले उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या रात सबसे बड़ी होती है दिसंबर के महीने में, सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो 21 मार्च हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे इक्विनॉक्स है, अब अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, 21 मार्च और दूसरा क्या है आपका 23 सितंबर, क्या है 23 सितंबर, तो इनको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी 4 क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या है दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, ये निमोनिक्स हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है, तो खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है आप तांबा के लिए, किसके लिए तांबे के उत्पादन के लिए खेतड़ी परियोजना है, ठीक है, किसके उत्पादन के लिए तांबे के उत्पादन के लिए। दोस्तों हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, 1 घंटे के अंदर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया कहाँ है आपका आसाम में, ठीक है, कहाँ है आपका आसाम में, और आसाम में आपके और भी जो रिसेंटली न्यूज में नेशनल पार्क है आपका रायमोना, ठीक है, और डिब्रू साइकोबा, ठीक है, ये नेशनल पार्क नए नेशनल पार्क हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश तो पता ही है आपका टाइगर स्टेट बोला जाता है, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई नेशनल पार्क हैं आपका, जिसमें से आपका सुंदरबन पता ही होगा आपको, सुंदरबन जो कि आपका मराइन नेशनल पार्क भी है और ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। केरला में भी पता होगा आपको, केरला में भी कई सारे नेशनल पार्क और आपके टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, जैसे अगस्त मलाई हो गया आपका, बहुत सारे हैं, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया, देख लेंगे आप तो इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, बहुत इजी सवाल है आपका, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये जो दो नदियां हैं ये आपके हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो 2 और 3, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये कहाँ की नदियां हैं, ये हिमालय की नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, नद है, मेल है, ठीक है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो ब्रह्मपुत्र अगर लिखा हुआ आता है तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, वो पुल्लिंग शब्द है। एकमात्र जो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि एकमात्र नद कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ही नहीं है, ब्रह्मपुत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको पुल्लिंग माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो गोदावरी है और कावेरी है साउथ की नदियां हैं, आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं, ठीक है, रिवर है, और गोदावरी सबसे बड़ी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बैंक दर का अर्थ है, बैंक रेट क्या है, तो दोस्तों बैंक रेट जो है 2 तरह की बैंकें होती हैं, एक आपकी सेंट्रल बैंक हो गई जो केंद्रीय बैंक बोलते हैं, जो कि आपकी सरकारी बैंक होती है। कुछ बैंकें जो होती हैं कॉमर्शियल बैंकें होती हैं, ठीक है, जैसे आपका SBI हो गया और बाकी बैंकें जो हैं, कुछ प्राइवेट बैंकें भी होती हैं, कुछ निजी बैंकें भी होती हैं, ठीक है, तो वो कॉमर्शियल बैंकों में ही आ जाती हैं आपकी। क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है तो अपने बॉस के पास जाएगी, बॉस कौन सा है आपका केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, भारत में अन्य देशों के पास भी अपनी बैंकें हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जिस दर पर ऋण लेते हैं, ठीक है,
जिस दर पर, जिस रेट पर ऋण लेते हैं कि भैया हमें इतने पैसे की जरूरत है, हमारे पास कस्टमर को देने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, तो ऐसा करो आप दे दो। तो जो सेंट्रल बैंक जिस दर पर ऋण देगी, किसको? कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, सेंट्रल बैंक किसको देगी? आपका कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका बैंक दर। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है वो आपका बोलते हैं बैंक रेट। जब बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऋण लेंगी, और ऋण लेंगी तो कस्टमर को भी देंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके द्वारा जो मुद्रा का जो फ्लो है वो रोका जाता है, उसके बारे में हम बाद में सेपरेट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक ऋण देती है किसको? कॉमर्शियल बैंकों को, उसको बैंक दर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है प्रश्न? आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि आपका आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है कि अर्थव्यवस्था में साख का घटना या बढ़ना, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, जो महंगाई की दर है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है सेंट्रल बैंक। तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सीआरआर है, एलएसआर है, सीआरआर, ठीक है, एलएसआर, और अभी हमने बीआर की भी बात की थी, बैंक रेट। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो यहाँ पे बात हो रही सीआरआर की। सीआरआर वह एक हिस्सा है धन का जो सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है, किसका? कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक जितना भी कमाती है उसका एक हिस्सा किसके पास होती है? कमाती नहीं, डिपॉजिट का, जितना भी उसकी जमाएं होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, उसका एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है गारंटी के तौर पे। तो अगर सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा देने के लिए, लेकिन अगर उसको घटा देगा तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक अगर घटा देगी कैश रिजर्व रेशियो को तो कॉमर्शियल बैंक जो है उसके पास हिस्सा अधिक होगा देने के लिए अपने कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर को देने के लिए। तो क्या होगा? साख सृजन क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। तो साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन, जब अर्थव्यवस्था में पैसा होगा, आप डाल दोगे अर्थव्यवस्था में पैसा, तो इससे क्या होगा? क्रिएशन ही होगा ना, ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं। अगर रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, अगर इसको बढ़ा दिया तो क्या होगा? आपका साख सृजन घट जाएगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। पैसा नहीं होगा क्योंकि पैसा कम होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो उसको क्या कर देंगी? ऋण महंगा कर देंगी, रेट बढ़ा देंगी, जिससे लोग नहीं लेंगे ऋण, ठीक है, नहीं लेंगे तो साख सृजन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जिसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर बना सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक के सवाल चल रहे हैं हमारे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, ये भी इकोनॉमिक का सवाल है, कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ठीक है, और वो बाजार पर निर्भर हो, ठीक है, और संसाधनों का जो स्वामित्व है वो निजी हाथों में होता है, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी है? ऐसी अर्थव्यवस्था है आपकी पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। देश की या विश्व की अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी पूंजीवादी हैं, जो कि बाजार पर पूरी तरह से निर्भर हैं, ठीक है। बाजार या जहाँ पर जो संसाधनों का जो स्वामित्व है वो निजी हाथों में है, लेकिन संसाधनों का स्वामित्व जहाँ पर निजी हाथों में ना होके एक कलेक्टिव लोगों के हाथों में होता है या सरकार के पास होता है, उसको बोलते हैं आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे कि जो फॉर्मर यूएसएसआर था, वहाँ पे जो पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसकी कुछ खामियां भी होती हैं। लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने सोचा कि आप
निजी अर्थव्यवस्था में जाएंगे या समाजवादी अर्थव्यवस्था में जाएंगे। तो भारत ने दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशन थी उनको नहीं चुना, उसने बोला कुछ तो हम निजी हाथों में देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ उद्योग। इसलिए भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था की अवधारणा अपनाई? मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कुछ चीजों पर सरकार का भी कंट्रोल रहे। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था था, अभी भी है कई मामलों में, अभी पूरी तौर पे निजी अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये पलड़ा इधर उधर बढ़ता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ना तो भारत पूरी तौर पे निजी अर्थव्यवस्था है, ना ही पूरी तौर पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके बीच का स्वरूप है। ठीक है, और कुछ कुछ जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो आजकल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आया है कि ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर आपका 19 है। 19 प्रश्न ही हो पाए, टाइम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर पे 100 रुपए के नोट पर इनके साइन होते हैं। ठीक है, किसके? इनके। लेकिन कई बार होता है कि जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट, सिक्का नहीं, ठीक है, 1 रुपए के नोट पे जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन इसको जो छापता कौन है? वो आरबीआई ही इसका मिंट करती है, इसको छापती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, इनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले इसका नाम था फेरा, पहले इसका नाम क्या था? फेरा। ठीक है, और उसको बाद में क्या किया गया? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज आती है, जितना भी आपका विदेशी मुद्रा है, उसके विनियमन के लिए, उसके प्रबंधन के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न पर जल्दी जल्दी चलते हैं कि भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय है, किस सूची का विषय है? ठीक है, तो राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, या इनमें से कोई नहीं। जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 7th शेड्यूल, या इसको बोलेंगे आपका 7th शेड्यूल। ठीक है, तो उसमें इन सूचियों के बारे में बताया गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, किस किस सूची में कौन से विषय दिए गए, कौन सी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किन विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका? राज्य सूची का विषय है। पहले क्या था राज्य सूची में? इस टाइम पे कितने विषय हैं? इस टाइम 61 सब्जेक्ट हैं। इन 61 विषय पर ही राज्य सरकार कानून बना सकती है। पहले जो थे, पहले 66 थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले कितने थे? 66 थे। जो समवर्ती सूची है ये अभी कितने हैं आपके? 51 है, या 52 कह लीजिए, 52 है लगभग, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन पहले इनकी संख्या थी आपका 47, ध्यान रखिएगा। जो संघ सूची है, यानी कि जो यूनियन लिस्ट है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, सिर्फ, इनकी संख्या अभी है 100, और पहले कितनी थी आपके? 97। पहले कितनी थी? 97, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन जो समवर्ती सूची पर कानून अगर किसी राज्य सरकार ने बनाया है और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया उस पर, तो जो केंद्र का जो कानून है वो क्या होगा? वो मान्य होगा, वो क्या होगा? प्रभावी होगा। ध्यान रखेंगे, क्या होगा आपका? प्रभावी होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला विषय क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? फंडामेंटल राइट है, या फंडामेंटल ड्यूटी है, या डीपीएसपी है, यानी कि राजनीति के निदेशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है या फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इसको ऑप्शन में रखा गया। इसको जब रखा गया था डीपीएसपी में,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी हैं वो हमारे क्या फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन अभी के नहीं, भविष्य के। उस टाइम पे जो चीजें जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारत क्या था, काफी गरीब था, ठीक है, भारत उतना सक्षम नहीं था। तो जो चीजें हो सकती थी, जिसके द्वारा जो बहुत जरूरी चीजें थी भारत के लोगों के लिए, तो उनको तो फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। और कुछ चीजें ऐसी थी जिनके द्वारा उस समय कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी भारत के नागरिकों के लिए जरूरी थी, जिनको डीपीएसपी में डाल दिया गया। और ये जो कर्तव्य थे ये सरकार पे छोड़ा गया कि ये आपका कर्तव्य होगा कि भविष्य में ऐसे कानून बनाओ जो नागरिकों के हित में काम करें, ठीक है। तो जिनको डीपीएसपी में डाला गया, और उसी डीपीएसपी में जो आर्टिकल 40 है, 40 में बोला गया कि भारत का या सरकार का कर्तव्य होगा कि वो जो स्वशासी निकाय हैं, स्थानीय निकाय है, उनके लिए पंचायत का गठन करे, ठीक है, गांव के लिए, टाउन के लिए गठन करे। तो ये क्या थे, ये राज्य के एक तरह से ड्यूटीज थी, ठीक है, डीपीएसपी। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 40 में दिया गया है, अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है, ठीक है। तो आपका ये वाला, जिसको कि आपका बाद में जाके आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा इसको कानून बना के इसको पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डीपीएसपी। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन क्या हुआ 2002 में 86th अमेंडमेंट आता है, ठीक है, अमेंडमेंट पास किया गया जिसके द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। और एक आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A संविधान में डाला गया कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट के तहत रखा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि उनको मुक्त शिक्षा दी जाए। और इसके साथ ही एक राइट तो दे दिया, लेकिन जो पेरेंट्स थे उनके लिए भी एक फंडामेंटल ड्यूटी, जो 51A, ठीक है, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई कि हर व्यक्ति का, हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से पढ़ाए और लिखाए, ठीक है। तो ये आपका डाला गया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किस में आती है, आपके पार्ट 4A, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पार्ट 4A। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद डीपीएसपी के बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21A, ठीक है, ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया था, 13 दिसंबर। कब किया, 13 दिसंबर आपका 1946, ठीक है। कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ, आपका 6 नवंबर, माफ कीजिएगा, कब किया गया, 6 नवंबर 1946 को, ध्यान रखेंगे। 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखें। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक, ठीक है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BR अम्बेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और BN राव, सर BN राव, ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, भारत के संविधान के सलाहकार थे। और ड्राफ्ट यही तैयार करते थे। विश्व के बहुत सारे संविधानों को इन्होंने स्टडी किया था, ये बहुत बड़े संविधानविद थे BN राव, ठीक है। और इन्होंने बर्मा का भी संविधान लिखा, इकलौते व्यक्ति जो है इन्होंने बर्मा का भी संविधान लिखा,
ड्राफ्ट यही तैयार करते थे, किसके अंडर में, BR अम्बेडकर जी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 कहता है कि भाषा, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। आप धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो 29 में इसका जिक्र है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 27। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष नाम ध्यान में आता होगा, प्रकाश वर्ष। तो आपको लगता होगा टाइम की इकाई है, टाइम नहीं है, ये किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की इकाई है। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 28 कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम खाते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देख लेंगे कि 18 कैरेट सोने में, खरे सोने में कितना प्रतिशत होता है? तो सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। तो 18 में कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 75। क्या हो जाएगा? 75। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर है। संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो संतरा कैसा है? सिट्रस फ्रूट है। नींबू, संतरा जितने खट्टे फल हैं उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। कोरोना काल में ना विटामिन सी बोल लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। डॉक्टर भी बोलते थे विटामिन सी खाओ बेटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी। जल्दी जल्दी चलते हैं, 31 देखते हैं। 31 नहीं, ये 30 तक हमारा जीके था, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के थे। अब जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपका करंट अफेयर एंड आपका जनरल अवेयरनेस, जो स्टैटिक जी के उससे संबंधित होंगे। तो 20 क्वेश्चन हमें और करने हैं। अगर सीरियल नंबर वाइज देखें तो क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपका क्वेश्चन नंबर 51 से दिए गए थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम 50 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो हम देखते हैं सीरियल नंबर जो पेपर में था उसी सीरियल नंबर को हमने यहाँ पर लिया है। तो उस समय का जो करंट अफेयर था, बोल्ड योजना, बेम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है, हाल में ही भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? तो उस टाइम पे राजस्थान में शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन पुरानी करंट अफेयर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कवर करना है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी SSC PET का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत भूलना कि यूपी से संबंधित ही करंट अफेयर आएगी। किसी भी राज्य से संबंधित कोई नेशनल इशू है उसको पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसके बारे में कब शुरू की गई? 4 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी, और पेपर कब हुआ था? आपका अगस्त में, ध्यान रखेंगे। तो 1-2 महीने पहले की करंट अफेयर देख लेंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले में शुरू की गई थी, इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड से एक क्वेश्चन आना जरूरी था। तो घाना, तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा आपका घाना, ठीक है। तो देख लेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली कौन थी? कल्पना चावला। तो कौन थी आपकी? शिरीषा बांदला। उस समय ये भी काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग उस समय हो सकता है परीक्षा देने गए हो सकता है कुछ ये लेक्चर देख रहे हैं वो काफ़ी नए हो, तो परीक्षा देने वाले लोग समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। और जो नए लोग हैं वो भी देख लें कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है?
उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन थे आपके? सुमित मलिक। कौन थे आपके? सुमित मलिक पे डोपिंग का केस लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 55 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी? तो उस समय हिमाचल प्रदेश खास न्यूज में रहा था, अगर आप एग्जाम देने गए हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में 1920 के लिए UDISC शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने उस टाइम पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्री से संबंधित ऐप लॉन्च हो रहे हैं, कोई योजना लॉन्च हो रही है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। कोई भी केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकार की कोई महत्वपूर्ण योजनाएं आती हैं तो उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्या है? स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किसे एम्बेसडर नियुक्त किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो उस समय जो विराट कोहली थे उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो ब्रांड एम्बेसडर वाले आप सवाल कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? उस समय ये भी काफी चर्चा का विषय था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय या आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 59। ठीक है, 59 कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? दो क्वेश्चन अभी आगे आएंगे करंट अफेयर के। ठीक है, अभी यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं आपके? आपका यूके हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल, और आपका सिक्किम। तो कितने हैं आपके? 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितनी है? 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोस। ठीक है, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। तो जो कैपिटल है, बहुत सारे, क्योंकि ये सुर्खियों में रहा होगा उस टाइम पे ये कोस्टा रिका, तो ये पूछ लिया गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत चीन की राजधानी पूछ ली जाएगी आपसे, जापान की राजधानी या अमेरिका की राजधानी बताओ। तो इस तरह जो देश हैं इनकी राजधानियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सान जोस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अब हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? अब आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, लक्षद्वीप किसके नजदीक है? केरला के। जो केरल राज्य है उसके नजदीक है। तो केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम आधिकारिक भाषा है। लेकिन लक्षद्वीप में हिंदी बोलने वालों की भी काफी संख्या है। ठीक है, जो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या आपका 550 हो सकती है। कितनी? 550। लेकिन जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन जो थे लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता था, और उसी तरह विधानसभाओं में भी राज्यों की। तो इसको क्या हुआ? रिपील कर दिया गया है। कब? 2020 में। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट आया था आपका? 2000 दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, रेड कलर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में आया था, और ये था आपका 103, 104th अमेंडमेंट। कौन सा? 104th अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज 550 उस समय के अनुसार। ठीक है, अभी क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर से स्टार्ट होता है, पखवाड़ा मनाया जाता है 15 दिन के लिए। ठीक है, हिंदी पखवाड़ा जिसको बोलते हैं, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, 14 सितंबर अभी आने वाला है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। 8 देश जो हैं वो सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, 8 देश कौन कौन से हैं आपके? आपका बांग्लादेश है, भूटान है, आपका बांग्लादेश,
बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है, सार्क के सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 2007 में बना था आपका संगठन का 8वां सदस्य, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सार्क, ठीक है। तो आपका म्यांमार जो है वो सदस्य देश नहीं है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा दो गुफाएं हैं, एक मत समझ लेना, ठीक है, दो गुफाएं हैं। तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? 29। कितनी है? 29। और एलोरा में गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? वो कितनी है आपकी? लगभग 34 के करीब है, यहाँ पे दिया नहीं है, 34 के करीब है अजंता में, ठीक है। और इसमें जैन, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म की प्रतिमाएं हैं, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और 6ठी शताब्दी की हैं गुफाएं, ठीक है। और कुछ गुफा, हाँ ये दिया गया 34। थोड़ा फ़ॉन्ट आपको चमक नहीं रहा होगा तो देख लेंगे इस तरह से, ठीक है, औरंगाबाद में। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ओणम किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में। कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में। अन्य त्यौहार भी देख लेंगे आपके, सिक्किम में सागादावा, ठीक है, आपका पोंगल तमिलनाडु में, और आपका केरल में भी, तमिलनाडु में पोंगल, ठीक है। और ओणम कहाँ है आपका? केरला में। तेलंगाना में पोनालू, ठीक है। खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में रामनवमी फेमस है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा। और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। तो इससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देख लेंगे आप कि कौन सा त्यौहार, कौन सा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा है भैया सबसे नज़दीक? तो आपका मंगल। मंगल जो ग्रह है वो सबसे, माफ करिएगा, बुध। बुध जो है सबसे नज़दीक है। तो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर अरुण, वरुण और यम, बृहस्पति बीच में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिक्स है इंग्लिश में, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जा। इसका दूसरा भी एक निमोनिक्स है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। माई से हो गया मरकरी, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं। वेरी से वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति, सैटर्न मतलब आपका शनि, यूरेनस मतलब आपका अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। अब प्लूटो तो है ही नहीं, बौना ग्रह है। तो कुल ग्रह कितने? 8। प्लूटो क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक शर्त है कि आप किसी की जो कक्षा है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। जो परिक्रमण जिस कक्षा में कर रहे हो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए जो प्लूटो था उसको हटा दिया 2006 में। 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो बुध जो है वो हमारा सबसे नज़दीक का ग्रह है। 68 क्वेश्चन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किस पे मिला था? इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, गीतांजलि जो पुस्तक थी वो काव्य पुस्तक थी, ठीक है, काव्य था आपका, उस पे इनको मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? 68 नोबेल पुरस्कार 68 ही है, ठीक है, इसका आंसर था। अगला प्रश्न क्या है? 69 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? अब ये करंट अफेयर के जो 2 क्वेश्चन बचे थे ना वो हैं हमके। तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पटना। उस समय लाइट हाउस परियोजना हुई थी, 6 राज्यों में लाइट हाउस रखी थी मोदी जी ने, ठीक है। तो उस पर ये क्वेश्चन बना, ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे। इस तरह से कोई भी योजना आती है तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन सी है? अपनी रिलायंस जियो ही होगी, ठीक है, रिलायंस जियो। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के थे। तो इस तरह से लास्ट में जो 20 क्वेश्चन हमने देखे उसमें 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर। ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज है, 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और 10 क्वेश्चन आपका जीएस के। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन समाप्त किए। 50 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है हमने, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का
पोस्टमार्टम कर दिया है। इसी तरह से आपको 2021 में जो सेकेंड शिफ्ट था उसका भी पेपर लेके आएंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम नया वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएँ। तो इसके बाद आपका 2022-2023 के पीवाईपी का पोस्टमार्टम भी हम करते नज़र आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो 10 पीवाईपी हैं जिनको हम लेके आएंगे फुल एनालिसिस के साथ। अगर ये वाला लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।